कहते हैं मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। बीते 2 रोज पहले केदारनाथ के गौरीकुंड से लेकर कई जगह पर तबाही मची। बादल फटने की यहां पर कई जगह से खबर आई, भीषण त्रासदी की खबर आई। धाम जाने वाले रास्ते अनेकों जगह पर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। कई जगह तो ऐसे हालात बने हैं कि ये पता करना भी मुश्किल है कि यहां पहले रास्ता था भी या नहीं। हजारों तीर्थयात्री इस आपदा के कारण फंसे हुए हैं। प्रशासन लगातार लोगों का रेस्क्यू कर रहा है। बहुत से लोगों को अभी तक वापस लाया जा चुका है, जबकि कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं। बचाव दलों के साथ साथ हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू किया जा रहा है। लेकिन इस बीच एक ऐसी बात सामने आई है जो काफी गंभीर है। दरअसल सरकार ने बताया है कि अभी तक जितने लोगों का आंकड़ा इस आपदा में मरने का जारी किया है वो सार्वजनिक है। पर क्या ये आंकड़ा सही है? क्या सच में इतने ही लोग हैं या फिर ये संख्या बहुत अधिक है? अब नेतागण ये दावा कर रहे हैं कि इनकी संख्या अधिक है और सरकार इस आंकड़े को छुपा रही है। पुलिस भी यहां इस तरह की बात सुनने को तैयार नहीं है। ये दावा कांग्रेस के नेता गणेश गोदियाल ने किया है। उनका कहना है कि उनको इस बात की पुख्ता जानकारी है कि सरकार की तरफ से आपदा सचिव को इन आंकड़ों को सही न बताने का निर्देश दिया गया है। गणेश गोदियाल ने तो इतना तक दावा किया है कि अगर लोग पुलिस के पास गुमशुदगी की शिकायत लेकर जा रहे हैं तो पुलिस उनकी शिकायत भी दर्ज कर नहीं रही। सरकार से सहयोग की बात करते हुए गणेश गोदियाल ने कहा है कि सरकार आंकड़ों को न छुपाए और साथ ही पुलिस को भी निर्देश दे कि लोगों की शिकायतें दर्ज करे। गणेश गोदियाल का ये आरोप कितना सही है ये तो जांच का विषय है, लेकिन अगर इनमें जरा भी सच्चाई है तो ये एक गंभीर मामला है। अगर सरकार सच में आंकड़े छुपा रही है तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? वैसे ये वजह जो भी हो या है, इसके बारे में तो सरकार के आला अधिकारी ही बता सकते हैं। मानवीय आधार पर यह आवश्यक है कि कोई व्यक्ति अगर शिकायत कर रहा है तो उसकी शिकायत को पुलिस विभाग स्वीकार करे, ले। मैंने ये सुना है कि आपदा सचिव ने जैसे ही ये कहा कि 10 लोग उत्तराखंड में आपदा में हताहत हुए, मैंने सुना क्या मेरी कंफर्म ये सूचना है कि आपदा सचिव को सरकार ने ये कहा है कि आपको आगे मृतकों की सूचना बताने की आवश्यकता नहीं है और इसको मत बताइए। वैसे इस आपदा के चलते कांग्रेस ने अपनी केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा स्थगित कर दी है। सुना है कि कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के आदेश के बाद ही ये फैसला लिया गया है। अब उसी यात्रा से कई नेता आपदाग्रस्त इलाकों में लोगों का हालचाल जान रहे हैं। इधर काफी लोग ऐसे हैं जो हताहत हुए, गंभीर हुए और मृत हुए अपने लोगों को ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहां का हाल भयभीत करने वाला है। कई यात्री घायल हैं जिनका उपचार किया जा रहा है। केदारनाथ में बादल फटने की घटना की खबर मिलते ही वो लोग जो अभी तक अपनों की तलाश के लिए यहां यानी केदारनाथ नहीं पहुंच पाए हैं, वो लोग अपने परिजन के लिए चिंतित हो उठे हैं। परिजन सुरक्षित हैं या नहीं, ये सवाल उनकी चिंता को और बढ़ा रहा है। नेटवर्क की समस्या के कारण फोन न मिलने पर उनकी बेचैनी और भी बढ़ गई है। यहां बताया जा रहा है कि ना तो जियो ही जिंदा है और ना ही BSNL की सेवाएं ही सुचारू रूप से काम कर पा रही हैं। मतलब भाई साहब नहीं लगेगा वाली कहावत सटीक बैठ रही है। ऐसे में पुलिस का कहना है कि जितने भी लोगों की सूचनाएं पुलिस के पास हैं, लगभग सभी अपने घरों को पहुंच गए हैं। किसी भी तरह से अगर कोई भ्रामक सूचनाएं फैलाता है तो उस पर विश्वास न करें। अगर आपका परिजनों से संपर्क नहीं हो रहा है तो पुलिस से जरूर संपर्क करें, यह भी सही है। पर गणेश गोदियाल फिर किस आधार पर यह कह रहे हैं वो विचारणीय है। ऐसे में तो उनके द्वारा दिया बयान भ्रामक खबर फैलाने में ही आता है। अब भ्रामक खबर फैलाने के लिए उत्तराखंड की पुलिस उन पर कब एक्शन लेगी, इसका इंतजार है। यात्रा की बात चल ही रही है तो एक और यात्रा की तरफ भी देखना बनता है, जिसका जिक्र न हो तो खबर अधूरी रह जाएगी। कांवड़ मेले का आखिरी दिन था। शिवालयों में जलाभिषेक किया गया। आखिरी दिन पूरी रात डाक कांवड़ यात्री हरिद्वार से जल भरकर बाइकों और बड़े वाहनों से दौड़ते रहे। इस बार मेले में 4,04,40,000 कांवड़ यात्री पहुंचे थे। प्रशासन ने बृहस्पतिवार की शाम 6 बजे तक का यह आंकड़ा जारी किया है।
यकीनन बहुत मेहनत से उन्होंने एक एक कावड़ यात्री की गिनती कर यह आंकड़ा जारी किया होगा। ऐसे में उनको भी उनकी मेहनत के लिए एक सल्यूट तो बनता ही है। आस्था और विश्वास की इस कावड़ यात्रा के दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जिसने इस पूरी यात्रा को बदनाम करने में कोई कोर कसर छोड़ी नहीं। शिव के नाम पर नशा, तांडव, पारपीट करना अब इस यात्रा की पहचान के साथ जुड़ गया है। कई जगह पुलिस वालों को ही पीट पीट कर घायल कर दिया गया। कई जगह स्कूल बसें तोड़ी गईं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। इतना ही नहीं, बेबस और लाचार दिन रात मेहनत करके 2 वक्त की रोटी जुटाने वाले एक रिक्शा चालक को भी छोड़ा नहीं गया। सुना है पिटाई के बाद उस रिक्शा चालक की मौत पीटने के 6 दिन बाद ही हो गई। एक तस्वीर वो भी सामने आई जिसमें पुलिस की गाड़ी को ही तोड़ फोड़ कर किनारे कर दिया गया, मगर पुलिस ने यह कहकर पल्ला झाड़ दिया कि गाड़ी उनकी थी ही नहीं। पर अगर ऐसा था तो गाड़ी पर पुलिस सायरन और पुलिस का लोगो क्यों था? खैर, पुलिस की वर्दी में भी हाड़ मास के इंसान ही होते हैं जो इनके आगे बेबस ही नजर आए। वैसे पुलिस अपनी पर आ जाए तो होश ठिकाने लगाने में देर ना करे इन हुड़दंगियों के, पर शायद सरकार कांवड़ यात्रा में आए लोगों पर सख्ती करना चाहती नहीं थी। इसके पीछे के राजनीतिक कारण किसी से छुपे नहीं हैं। पर क्या ये सच में शिव भक्त थे या फिर सिर्फ हंगामा करने उत्तराखंड या अन्य जगह आते हैं? सरकार का लचीला रवैया जिस तरह से इन हुड़दंगियों की तरफ रहता है वो इनकी हिम्मत को और बढ़ावा देता है। इनके लिए ना तो ट्रैफिक के कोई नियम लागू होते हैं, ना पुलिस कुछ एक्शन इन पर ले पाती है। बिना साइलेंसर के एक एक बाइक पर 3-3 लोग बैठकर शोर मचाते हुए एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंच जाते हैं, लेकिन इनको पुलिस या प्रशासन कभी रोकता नहीं, मानो इनके लिए कोई नियम है ही नहीं। जबकि अगर एक आम आदमी जरा भी कोई गलती कर ले तो पुलिस उससे ऐसे पेश आती है जैसे वो कितना बड़ा अपराधी हो। खैर, पुलिस भी क्या करे जब हमारे नेता लोग इनके पैर धो रहे हैं, इन पर फूलों की बारिश कर रहे हैं, तो फिर पुलिस इनको रोकने की हिम्मत कहां से जुटा पाएगी? दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा पर आने वाले वो भक्त भी हैं जो अपने माता पिता को बैठाकर ला रहे हैं अपने कंधों पर। उनके लिए गंगा जल और शिव का महत्व बिल्कुल अलग है, एकदम भक्ति में सराबोर। लेकिन कुछ हुड़दंगियों के चलते सभी शिव भक्तों और पूरी कांवड़ यात्रा का नाम खराब हो जाता है। यात्रा की बात से एक और चीज याद आई। अपनी लंबी राजनीतिक यात्रा करके लौटे महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, जो वर्तमान मुख्यमंत्री के गुरु भी माने जाते हैं, पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाने में जिनका सबसे अहम योगदान माना जाता है, उन्होंने एक बयान देकर सनसनी फैला दी है। उनका कहना है कि उत्तराखंड में विकास कार्यों के लिए आए बजट में खूब बंदर बांट चल रहा है। उनके इस बयान से धामी सरकार के ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ के अफसर पैसे की बंदर बांट करते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के हर जगह जाने पर भी सवाल उठाया है। अब उनका हर जगह जाने का मतलब भगतदा का क्या था ये वही जाने, पर उन्होंने मुख्यमंत्री को काम कैसे करना है वो जरूर बता दिया है। और साथ ही ये भी बता दिया है कि मैं ना तो मंत्री हूं ना संतरी, फिर भी मुझे बुलाते हैं, पर इधर उधर जाते रहेंगे तो काम कब करेंगे? खैर, भगतदा का मुकाबला जुबानी हमले में कोई कर नहीं सकता, लिहाजा सिर्फ सेफ खेलने के अलावा कोई चारा अब धाकड़ धामी के पास है नहीं। वैसे भी ये वाणी किसी गैर विपक्षी की नहीं बल्कि हुरू की है। काम, बच्चों को काम सिखाए। प्रधानमंत्री जी ने स्किल डेवलपमेंट चला रखा है, 10 योजनाएं हैं, उसके लिए पैसा। अभी मुझे रमेश गढ़िया जी अभी जलागम के बने हैं उपाध्यक्ष, बोले भगतदा सदुपयोग ही नहीं होता है। बोले 1000 करोड़ रुपया जलागम में आया है। बोले अफसर बंदर बांट करते हैं। अगर मैंने कहा घर में बंदर आते हो तो समझ में आता है, और ऑफिस में बंदर बांट। उस रुपये का उपयोग बंदर बांट में नहीं, कहाँ होना चाहिए? उसका उपयोग बड़मा पट्टी में होना चाहिए। इसलिए हम सब लोग कोशिश करें, हमारे धामी जी, मुख्यमंत्री जी रात दिन, मैंने कहा सब जगह क्यों जा रहा है, थोड़ा सा पढ़ो लिखो, कुछ फाइल देखो। बोले बाबूजी क्या करूं, लोग बुलाते हैं। अरे मैंने कहा लोग तो बुलाएंगे ही तुम मुख्यमंत्री को। मैंने कहा मैं तो कुछ भी नहीं हूं, न मंत्री न मंत्री न संतरी, मुझे भी बुला रहे हैं। लेकिन तुम देखो तो सही काम कैसे कर रहे लोग।
तो मैंने उनसे कहा है कि आप अपने रुपये का एक एक रुपये का सदुपयोग कराओ। अब जब यात्राओं का जिक्र छिड़ ही चुका है तो भाजपा में चल रही यात्रा का जिक्र न करना बेमानी होगा। इन यात्राओं का क्या मकसद है ये तो साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ तो ऐसा पक रहा है जो आम लोगों की समझ से परे है। उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत ने इन मुलाकातों को लेकर एक छोटा सा विश्लेषण किया है। उनके मुताबिक पिछले दिनों उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उसके बाद भगत सिंह कोश्यारी और फिर राज्यपाल से मुलाकात के बाद वो यानी धंधा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हैं। इनकी ये यात्रा खूब चर्चाओं में रही। भाजपा का एक बड़ा धड़ा योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने के लिए गांधीनगर से लेकर दिल्ली तक और नागपुर से लेकर लखनऊ तक जोर लगाए हुए है। योगी कह चुके हैं कि वो नौकरी करने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। इस बीच पौड़ी के दो नेताओं योगी आदित्यनाथ और धन सिंह रावत की यह मुलाकात आने वाले दिनों में क्या गुल खिलाएगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। पर धंधा कुछ तो खिचड़ी पका ही रहे हैं। अब उसमें कौन सा मसाला इस्तेमाल होगा ये तो वही जाने। इसी बीच देहरादून में जिस तेजी के साथ राजनीतिक कौशल दिखाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्षों से किनारे पड़े भाजपा के नेताओं को मुख्यमंत्री निवास बुलाने का सिलसिला तेज किया है, उस पर राजनीतिक पंडितों की नजरें भी तेज हो गई हैं। पिछले 2.5 साल से मंत्रिमंडल की 4 खाली कुर्सियों ने फिर माहौल गर्म कर रखा है। कुछ लोग दायित्व की आस में दौड़ लगा रहे हैं तो कुछ लोग मंत्री बनने की ख्वाहिश में। 2.5 साल तक चुपचाप से किनारे बैठे प्रदेश अध्यक्ष रहे बिशन सिंह चौहान और मदन कौशिक की धामी निवास में नई फोटो से लेकर विधायक अनिल नौटियाल, उमेश शर्मा काऊ, खजान दास, संजय डोभाल, दुर्गेश्वर लाल, सतपाल महाराज की फोटो काफी कुछ कह रही हैं। हैरान करने वाली बात तो यह है कि जिस आपदा के कारण कांग्रेसी युवराज ने केदारनाथ प्रतिष्ठा बचाओ यात्रा को स्थगित करवा दिया था, उसी भीषण आपदा के बीच केदारनाथ में फंसे हुए सैकड़ों तीर्थ यात्रियों को निकालने के लिए जब जद्दोजहद चल रही थी तो हरिद्वार से विधायक और पूर्व में कद्दावर मंत्री रहे मदन कौशिक को सपरिवार केदारनाथ की यात्रा करवाना भी राजनीतिक मैनेजमेंट का ही हिस्सा नजर आता है। एक बड़ी आश्चर्यजनक घटना घटी जहां कांग्रेस अपनी इस यात्रा को स्थगित किया और चौपर से जाने के ऑप्शन को छोड़ा, क्योंकि हम जितने में जाते आते उतने में 20 लोगों की जान बच सकती थी। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेता मदन कौशिक अपने परिवार के संग चौपर से वहां पहुंचे। ये एक बहुत बड़ा प्रदर्शन मैं देखता हूं। ये वही मदन कौशिक हैं जिन पर कल तक पुष्कर सिंह धामी के करीबी संजय गुप्ता और यतीश्वरानंद को हरवाने के आरोप लग रहे थे। तस्वीर एक और भी है जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ भोजन करते धन सिंह रावत की है। अब इस फोटो में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बड़ी टेबल लगा भोजन करते हुए दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ बगल में ही एक अति छोटे से स्टूल पर धन सिंह रावत का भोजन परोसा गया है, जिससे उत्तराखंड की फिजाओं में तेज बरसात के मौसम में ही गर्मी महसूस की जा सकती है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में चल रही भारी बरसात और राहत बचाव कार्य के बाद सभी लोग इसके थमने का इंतजार कर रहे हैं। सबकी निगाहें ऊपर वाले और ऊपर वालों पर लगी हैं। तेज बरसात और राजनीतिक तूफान थमने का इंतजार है सबको। इस हफ्ते उत्तराखंड के लोगों के लिए एक अच्छी खबर भी सामने आई है। उत्तराखंड में चमोली जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले साल बनी गढ़वाली फीचर फिल्म रिखुली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लिए नामित हुई है। साथ ही रिखुली को स्वीडन में बीते मई माह की सर्वश्रेष्ठ फिल्म और फ्रांस में जुलाई माह की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए भी चुना गया है। अब जल्द फिल्म को दक्षिण कोरिया में भी प्रदर्शित किया जाएगा। करीब 90 मिनट की इस फिल्म में समाज को पर्दे पर संजोने का प्रयास किया गया है। साथ ही ये फिल्म हमारे समाज में फैली रूढ़िवादिताओं पर भी एक प्रहार करती नजर आती है। इस फिल्म की कामयाबी उत्तराखंड के लिए एक गर्व की बात है। आप भी जरूर इस फिल्म को देखें। बाकी जाते जाते हम यही कहना चाहेंगे कि ख्वाहिशें कितनी भी छोटी या कितनी भी बड़ी हों, इसे पूरा करने के लिए दिल का जिद्दी होना जरूरी है। फिलहाल इस हफ्ते में इस शो के लिए बस इतना ही। नमस्कार।